अब तक हमने देख लिया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने उनके ऊपर चार्ज और उनका मास भी मालूम कर लिया। हमने देख लिया एटम में प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, हमें पता है एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें ये नहीं मालूम कि इनकी अरेंजमेंट एटम के अंदर कैसे है। तो इस अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट से पहले ये सोचा जाता था कि एटम्स जो हैं वो सॉलिड मास हैं, यानी सॉलिड चीज़ें हैं। सॉलिड से मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर एक स्टैक कर दूँ, एटम्स को एक दूसरे के ऊपर रख दूँ, तो मैं कहीं से नहीं गुजर सकता, यानी इनमें से गुजरने की गुंजाइश नहीं है, जगह नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड है। या फिर मैं एक छोटा सा पार्टिकल लूँ और यहाँ से उसे उसमें से गुजारने की कोशिश करूँ, तो इस पूरे में से कहीं से ये पार्टिकल नहीं गुजर सकता। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए या इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो देखते हैं। उसने ये सेटअप यूज़ किया। इस सेटअप में रेडियो एक्टिव मटीरियल लिया, और ऑब्वियसली हमें पता है रेडियो एक्टिव मटीरियल रेडिएशंस प्रोड्यूस करता है, यानी उसमें से शुआएं निकलती हैं, रेज निकलती हैं। वो रेज एक पिन होल में से गुजर के एक गोल्ड की फॉइल पे आके हिट करेंगी। अब गोल्ड की फॉइल जो है ऑब्वियसली बहुत थिनली उसकी थिकनेस वाज अराउंड 0.00004 सेंटीमीटर, एंड उसके साथ उसने फोटोग्राफिक प्लेट्स को एज ए डिटेक्टर रख दिया। अब ये फोटोग्राफिक प्लेट्स भी हो सकती हैं या जिंक सल्फाइड कोटेड प्लेट्स भी हो सकती हैं। अब देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। जैसे ही यहाँ से रेज निकली इस होल में से होते हुए गोल्ड की फॉइल पे हिट की, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द रेज वेंट थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। वो उसमें से गुजर। उसे कैसे पता लगा? क्योंकि उसने देखा कि यहाँ जो प्लेट रखी हुई है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुई, यानी फ्लैशेस प्रोड्यूस हुए। इसका मतलब वो हो गई। सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। देख सकते हैं आप, बड़े एंगल्स पे भी डिफ्लेक्ट हुई, इधर 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 पूरे में इस तरह डिफ्लेक्ट हुई। एंड वेरी फ्यू जो थी रेज वो बाउंस बैक हुई, रीबाउंड हुई। यानी रीबाउंडिंग का मतलब वो किसी ठोस यानी सॉलिड पोर्शन ऑफ द एटम से टकराई और टकराने के बाद रीबाउंड हुई। तो ये सोचा रदरफोर्ड ने और प्रपोज किया कि जो रीबाउंडिंग हुई है इट मस्ट बी बिकॉज ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये किसी सॉलिड चीज से हिट किए, और उसने इस सेंटर ऑफ मास को यानी हैवी पोर्शन ऑफ द एटम को कहा कि ये न्यूक्लियस है। तो अब इसी चीज को हम अगर डिस्क्राइब करेंगे तो क्या होगा कि 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने स्कैटरिंग, जो हमने देखा था अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग देखी। रेडियो एक्टिव मटेरियल से उसने लिए अल्फा पार्टिकल। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियम या पोलोनियम का भी हो सकता था। एंड देन ये गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने हिट किए जिसकी थिकनेस वाज अराउंड 0.0004 सेंटीमीटर। और करने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल स्क्रीन पे स्ट्राइक किया तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, वो जैसे वो किसी चीज से टकराए ना हो। कुछ जो थे उनमें वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए और बहुत थोड़े थे जो रीबाउंड हुए। अगेन रीबाउंडिंग को उसने कहा कि ये सेंटर ऑफ द एटम है। सेंटर का मतलब ही न्यूक्लियस होता है, जिसे उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे ही प्रपोज्ड अ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। प्लैनेटरी मींस जैसे प्लैनेट होता है, प्लैनेट में क्या है, सन सेंटर में है और उसके सराउंडिंग में अर्थ रिवॉल्व कर रही है एंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से उसने ये तशबीह ली, यानी यहाँ से उसने इंस्पिरेशन ली। उसने कहा कि एटम के अंदर भी सेंटर में एक चीज़ है, जिस तरह सन सेंटर में है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है। इसी तरह उसने कहा कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। And obviously because alpha particles were positively charged and center has to be positively charged, अगर नेगेटिवली होता तो अल्फा पार्टिकल जाके उस पर
चिपक जाते, मूव ही ना कहीं करते। वो पॉजिटिव था, इस वजह से वो रिफ्लेक्शन हुई या डिफ्लेक्शन हुई रिपल्शन की वजह से। तो उसने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है इट मस्ट बी कंटेन्ड इन द न्यूक्लियस। और जाहिर है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके सेंटर में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर सेंटर में गेन होते तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से वो न्यूट्रल होता न्यूक्लियस, बट न्यूक्लियस तो न्यूट्रल नहीं है, तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो फिर इलेक्ट्रॉन को भी तो कहीं ना कहीं डालना होगा। उसने कहा इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में होंगे। अब सराउंडिंग में होंगे तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो एक जगह खड़े हों, दे हैव टू बी मूविंग। अब वो जिस रास्ते पे मूव कर रहे होंगे उसे उसने नाम दे दिया ऑर्बिट का। तो यहाँ से रदरफोर्ड ने ये प्रपोज किया कि प्लैनेटरी मॉडल है, टाइनी न्यूक्लियस है जिसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब चूंकि न्यूट्रल है एटम एज अ होल, तो प्रोटॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में मौजूद हैं और इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व कर रहे हैं। अब लास्ट चीज हम टॉपिक में देख लेते हैं, डिफेक्ट्स। ऑब्वियसली जब भी कोई साइंटिस्ट प्रपोज करता है तो बहुत सारे लोग उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, गलतियां निकालते हैं या ऑब्वियसली उसको चैलेंज करते हैं। तो इसके बारे में डिफेक्ट ये था रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इवेंचुअली चाहे वो रिवॉल्व भी कर रहा हो तो रिवॉल्व करते 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 घूमते घूमते वो न्यूक्लियस के पास आएगा, और जब न्यूक्लियस के पास आ जाएगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये मॉडल ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि बोहर रदरफोर्ड कह रहे हैं। तो एग्जैक्टली कैसे होता है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। बट यहां तक पहुंचते पहुंचते एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीजें जो हैं वो वाज़िया होने लग गई थी। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।